कि जो 10 नवंबर को जो है अफगानिस्तान के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें इंडिया भी है, सब है, और इन्होंने जाने से मना कर दिया। पाकिस्तान से ही कहते हैं नहीं जी सारे स्पॉइलर उसके अंदर है। तो अगर स्पॉइलर उसके अंदर है तो चाइना क्यों जा रहा है सर, और वहां पे अफगानिस्तान क्यों जा रहा है वॉशिंगटन डीसी में, कि यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा इज वेरी एक्टिव। एक तो वो हमसे इंडियन काफी, एक तो पॉपुलेशन में ज्यादा है, दूसरी हमारी फाइनेंस इकोनॉमिक बेस्ड माइग्रेशन हुई, उनकी एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशन बेस्ड माइग्रेशन हुई। सर पाकिस्तान इज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट और टेरिटोरियल स्टेट, जरा ये कंफ्यूजन है, जरा इस पे थोड़ा सा कमेंट कर। राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एक तरफ भारत है, हम भारत को बड़ी गालियां देते हैं, जारी बात है हमारा उनके साथ एक दरीना मसाइल है, 75 साल हो गए हैं। लेकिन सर वो जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल साहब, वो तो पेरिस में बैठे हुए हैं, वो फ्रांस के साथ स्पेस की बातें कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक की बातें कर रहे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बातें कर रहे हैं, सिविल न्यूक्लियर डील की बातें कर रहे हैं। और इधर हमारे उलमा जो है वो हुकूमत नु और पंजाबी कहते ना धौन ते गोडा रख के कह रहे हैं एम्बेसी बंद करो। और हुकूमत पाकिस्तान जो पाकिस्तान की मेन ग्रैंड ट्रंक रोड है सर, उसको नहीं आज तक खुलवा सकी। 20 दिन हो गए हैं कि पाकिस्तान इज अ टेरिटोरियल स्टेट, इज नॉट एन आइडियोलॉजिकल स्टेट। हमारा जो मजहबी तबका है वो तो कहता ही तो है ही। वो अगर आप प्रोफेसर खुर्शीद साहब जो जमात इस्लामी के हुआ करते थे अमीर, वो कहा करते थे जी जरा अपना इसराइल है ना उन्होंने पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी में डालें, उसको भी डिफेंस पॉलिसी में डालें। और मैंने पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर खुद सर इन गुनहगार आंखों ने पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर जो बोर्ड्स नहीं होते लिखे होते कि फलां शहर कितनी दूर है, ये मैंने खुद पढ़ा है। यरूशलेम जो है वो 4800 किलोमीटर कि 5600 किलोमीटर। भाई चाचा ਤੁਹਾਡਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ और श्रीनगर तो हमने वैसे ही लिखा होता है ना, चलो यार 300 किलोमीटर या 200। तो सर पाकिस्तान इज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट और टेरिटोरियल स्टेट, जरा ये कंफ्यूजन है, जरा इस पे थोड़ा सा कमेंट कर दें। नहीं देखें, ये अफजाल साहब ने बड़ी अच्छी बात की है और वो बड़े अरसे से इस पे बात कर रहे हैं। उन्होंने जो पहली अपनी बुक लिखी थी ना इंडस सागा, वो भी तकरीबन इन्हीं, उसमें बहुत खास बात क्या है, यानी पाकिस्तान में जब कोई भी अपने आप को इंडिया से अलग तस्वर करता है ना, तो उसके पीछे वो धूम लगाता है मजहब की कि हम अलग इसलिए हैं कि जनाब हमारा जो है वो मजहब है और मजहब की वजह से हम जो है हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो वो जो बुक इंडस सागा है उसमें भी उन्होंने इस पॉइंट को जरा रेशनली एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हमारा जो वजूद है वो सिर्फ मजहब की वजह से नहीं है, बल्कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और जब आप ये मान जाते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो फिर आप बर्र सगीर के किसी बंदे को भी या किसी भी ग्रोह को इंडस वैली सिविलाइजेशन से बाहर नहीं रख सकते। जिसका मतलब ये है कि फिर बर्र सगीर की जो मुख्तलिफ तहजीबें हैं, ख्वाह वो गंगा जमुना हो या वादी सिंध की तहजीब है, ये सारी तहजीबें आपस में जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं गुंजाइश मौजूद है कि हम एक किस्म के लोग हैं या हम एक तरह से मिल बैठ के एक रियासत के अंदर या मुख्तलिफ रियासतों के अंदर रह सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी डिवेलप होती है। लेकिन जब आप ये कहें कि ये आइडियोलॉजिकल स्टेट है, जिसका मतलब ये है कि फिर तो ये एक बेस कैंप है जो आपने बनाया हुआ है बाकी नॉन मुस्लिम दुनिया पे अटैक करने के लिए, ख्वाह वो उसमें इसराइल हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई भी मुल्क जो है जो मुसलमान नहीं है, यानी जिसको आप इस्लामी ज़बान में काफिर कहते हैं या मुनकरीन या काफिरीन या जो लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल करते जाएं, तो वो तो उसके खिलाफ मसलसल जहाद के अमल का नाम है वो रियासत जो इस्लामिक आइडियालॉजी पे बेस करती है। तो मेरे नज़दीक ये है कि ये बात बड़ी ज़बरदस्त है कि इसको अब एक रियासत है तो टेरिटोरियल रियासत बना के तो आप अपनी कल्चरल बुनियादें ढूंढें, इसके कि आप मजीद उसी सफर पे, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप निकल गए थे 1947 से कि नहीं जी इस खिते से हमारा तो लेना देना ही कुछ नहीं है,
तो हम तो लीडरी भी उधर करेंगे, तंजीमें भी उधर बनाएंगे। तो ये मैंने कहा कि ये फ्लॉप क्यों हुआ, इसलिए कि उसके पीछे से अमेरिका हट गया। हाँ, सारा जो आज पाज था ये अमेरिका ने खड़ा किया था, वो हट गया तो आप भी फ्लॉप होके बैठ गए। तो अब कम से कम आप दोबारा फिर जो है ना वो शराब के पीछे भागने के बजाय हकीकत के पीछे भागें कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे इर्द गिर्द क्या है, और हम कैसे जो है इसमें अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल सा मसला है। और ये कोई बहुत बड़ा, आपने ये कहा ना कि ये करारदाद मकासद से लेके शुरू करना पड़ेगा। डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े पहाड़ आपने खड़े किए हुए हैं रास्ते में, उनको हटाना पड़ेगा। लेकिन ये इतना मुश्किल प्रोसेस भी नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही आर्टिफिशियल किस्म की एक सिचुएशन क्रिएट हुई है जो डिफ्यूज हो सकती है विद इन अ डेकेड। सर बिल्कुल सही कहा, ये सारा आर्टिफिशियल प्रोसेस है, इसीलिए तो इतना इसको होल्ड करना पड़ता है, इतना पकड़ना पड़ता है। अगर इसकी रखवाली करनी पड़ती है, अगर ये एक नेचुरल प्रोसेस हो तो उसमें जो स्टेट क्राफ्ट है वो बड़े आराम से वो चलेगी, क्योंकि ये सारा टॉप डाउन अप्रोच है ना। आपने एक कानून बना दिया और कहा जी सारे इन्हें फॉलो करो, सो लेट द पीपल मेक इट, जो जैसा भी बनाए ना। वॉशिंगटन डीसी में कि यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा इज वेरी एक्टिव। एक तो वो हमसे इंडियन काफी, एक तो पॉपुलेशन में ज्यादा है, दूसरी हमारी फाइनेंस इकोनॉमिक बेस्ड माइग्रेशन हुई, उनकी एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशन बेस्ड माइग्रेशन हुई। वो हमसे पैसे में भी यहाँ ज्यादा है, इंटेलेक्ट में भी हमसे आगे है इंडियन। और उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेकंड जनरेशन जो है वो कांग्रेस में भी आ चुकी है। आज 5 जो है इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन मौजूद हैं। 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो कि दोनों गवर्नर रह चुके हैं, इंडियन डिसेंट के हैं, निक्की हेली और बॉबी जिंदल। तो उसी तनाजर के साथ जब हम देखते हैं तो इस वक्त व्हाइट हाउस में जो अगर इंडिया पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट का, या अगर आप साउथ एशिया का देखें तो सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन अमेरिकन की है। उस हवाले से इस वक्त व्हाइट हाउस में जो बाइडेन साहब का स्पीच राइटर भी इंडियन, इस वक्त उनकी पॉलिसी रिलेटेड भी उनकी अपॉइंटमेंट्स। और उसी हवाले से जब वो देखते हैं उस तनाजर से तो पलड़ा भारी हो जाता है इंडिया का। अब दूसरी साइड पे चलते हैं, पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं कि वो वहां की पोजीशन क्या है। पाकिस्तान ने एक तो पिछले दौर में इन्होंने बिल्कुल चाइना के कैंप में जाके अमेरिका की तरफ, मैं हमेशा ये कहता हूं कि नेवर बर्न द ब्रिजेस, लेकिन इन्होंने ब्रिज बर्न किए, इन्होंने अमेरिका बैशिंग की, इन्होंने कहा जी हम तो हिमालय पे चढ़ गए हैं, इन्होंने सब किया, बल्कि सी पैक को लेकर अफगानिस्तान में जाके कोशिश, उनके सेल्समैन बन गए, आगे जाके दुनिया में सी पैक में बेचना शुरू कर दिया और एब्सोल्युटली नॉट और इस तरह की चीजें की। और आपका जो पहले ही फॉरेन पॉलिसी डूबियस थी वो इस हवाले से कि उसामा बिन लादेन जब से पाकिस्तान से मिले उसके बाद आप दुनिया का एतमाद हासिल नहीं कर सके। और तीसरी इसमें जो बात मैं कहूंगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी, अगर मैं आज आपसे ये क्वेश्चन करूं आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। मैं किसी से ये पूछूं कि आज पाकिस्तान कहां खड़ा है, किस कैंप में है, कैंप उनके पास मौजूद है या नहीं मौजूद, कोई पता नहीं। आपकी जो मैं शॉर्ट टर्म पे एक लफ्ज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस है। अमेरिका के डॉलर बंद हुए, आप चाइनीज कैंप में गए, वहां से डॉलर लेने की कोशिश की। जब सी पैक बंद किया उन्होंने, आपने उनको ग्वादर की बजाय कराची देने की कोशिश की, उन्होंने वो भी लिया। फिर दासू डैम पर उन्होंने 39 बिलियन आपसे मांगा। उन्होंने जब सी पैक के डॉलर बंद हुए तो आप IMF के कदमों में आके बैठ गए। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है कि जो 10 नवंबर को जो है अफगानिस्तान के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें इंडिया भी है, सब है, और इन्होंने जाने से मना कर दिया। पाकिस्तान से ही कहते हैं नहीं जी सारे स्पॉइलर उसके अंदर है। तो अगर स्पॉइलर उसके अंदर है तो चाइना क्यों जा रहा है सर, और वहां पे अफगानिस्तान क्यों जा रहा है? तो ये इस तरह का चूरन ये कब तक बेचेंगे? आरजू, इनको चाहिए था जाके अपना मुद्दा बयान करते, अपने एतराजात टेबल पे रखते, लेकिन देखें यही तो कमियां हैं।